नमस्कार, जोहार, जमुलवासी। मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, हमारे साथ हैं माननीय प्रवेंद्र प्रताप सिंह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी। आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में चल रहा है यूपी पीसीएल का प्राइवेटाइजेशन, जिसको लेकर के बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो गई हैं। जनता की, विद्यार्थियों की, युवाओं की, बेरोजगारों की, और इवन जो नौकरीशुदा लोग हैं यूपी पीसीएल में, उनकी भी। तो हमारे साथ माननीय प्रवेंद्र प्रताप सिंह जी जुड़ चुके हैं, और आइए उनसे बातचीत करते हैं कि ये जो समस्याएं निर्माण हो गई हैं, इनके क्या निराकरण है और पब्लिक को किस तरीके से अपना रोल प्ले करना चाहिए। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी, धन्यवाद। सर, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड का निजीकरण चल रहा है, तो इस पर क्या बोलेंगे सर आप? केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारत को आपके बाप की संपत्ति समझ करके केवल निजी हाथों में कुछ उद्योगपति पूंजीपतियों को देने का फैसला जब से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आई है, तब से लगातार ये निजीकरण का कार्यक्रम चलाने का बहुत जोर-शोर से मामला हो रहा है। वैसे इसकी शुरुआत जो है कांग्रेस ने किया था। एलपीजी नाम का कानून बना करके लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का कानून उस वक़्त बनाया गया था। मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। 1990 से लेकर के लगातार ये प्राइवेटाइजेशन का कार्यक्रम चालू है और आज सत्ता कांग्रेस की नहीं है, बीजेपी की है। तो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही एक ही सिक्के के पहलू है। दोनों ही एक ही माँ-बाप की जायज़ औलाद है। डीएनए के अनुसार ये लोग भारतीय लोग नहीं हैं बल्कि विदेशी हैं और इन विदेशियों ने भारत की संपत्तियों को विदेशों में ही भेजने का फैसला लिया हुआ है। जहाँ तक यूपीपीसीएल का सवाल है, तो यूपीपीसीएल को आज नहीं, आज तो ये इसका दुष्परिणाम देखने को मिला है। टोरेंट कंपनी को बहुत पहले से ही, लगभग 15 साल पहले से ही यहाँ पर स्थापित करने का काम किया गया। बहुत सारे बड़े-बड़े महानगरों में, शहरों में टोरेंट विभाग ने अपना पूरा जड़ फैला रखी है, सारा कब्जा करा दिया गया है। केवल रूरल एरिया बाकी रह गया था अभी, तो उसको भी ये बड़े पैमाने पर निजी हाथों में देने का काम कर रहे हैं। तो जिसका हम लोग धिक्कार कर रहे हैं और हम लोगों ने पहल करके 2 चरणों का आंदोलन घोषित किया उत्तर प्रदेश में, जिसमें 10 ये इसी महीने की 10 जनवरी को पहले धरना प्रदर्शन किया सभी जिला मुख्यालयों पर और उसके बाद 17 जनवरी को बहुत बड़े पैमाने पर जो है बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमारे और भी जो सम विचार वाले संगठनों ने पहल करके जो है उत्तर प्रदेश जो पावर कॉर्पोरेशन है, उसको लेकर के जो कर्मचारियों को बेदखल करने का मामला है, उसको लेकर के हम लोगों ने जो है बड़े पैमाने पर वहाँ ज्ञापन और धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ये केवल यूपीपीसीएल का ही मामला नहीं है, बल्कि रोडवेज़ विभाग को भी ये लोग देने का फैसला कर रहे हैं धीरे-धीरे करके, उसमें भी प्राइवेटाइजेशन का मामला बढ़ रहा है। तो हर विभाग को ये निजी हाथों में देने का काम कर रहे हैं। ये संवैधानिक जो अधिकार मिले हुए हैं हमारे लोगों को, उस अधिकारों से वंचित करने का मामला है। केंद्र सरकार ने जो एयरवेज़ है उसको भी निजी हाथों में, हवाई सेवाओं को निजी हाथों में देने का काम किया। रेलवे विभाग जो नवरत्न कंपनियाँ थीं, ओएनजीसी जैसे तमाम प्रकार की कंपनियों को जो है टेलीकॉम विभाग को निजी हाथों में बेचने का काम किया, एलआईसी को निजी हाथों में बेचने का काम किया। तो ये बहुत बड़े पैमाने पर ये जो विदेशी किस्म के लोग हैं, इनको ना देश से प्यार है, ना देशवासियों से प्यार है। ये सारी संपत्तियों का निजीकरण कर रहे हैं और वो लोग जो कहते हैं कि हम देश के संविधान को बदल देंगे, तो जब तक सरकारीकरण रहेगा, बैंकिंग सेक्टर का उन्होंने निजीकरण किया, चंद बैंकें केवल आज देखने को मिलती हैं। तो ये सारा मामला है।
तो ये भारत के संविधान को ही खत्म करने पर तुले हुए हैं, मगर ये इनकी 7 पुश्तें भी आ जाएँ तो भी इसको खत्म करने में कामयाब नहीं हो सकती हैं। धीरे-धीरे ये निजी हाथों में भेजने का मामला है, लेकिन पब्लिक इसके लिए बहुत बड़े संघर्ष के लिए तैयार है अभी। ये आंदोलन अभी ये जन आक्रोश है, जन आंदोलन की तरफ मामला बढ़ रहा है और जहाँ-जहाँ भी जन आंदोलन हुए हैं, वहाँ-वहाँ पर एक बड़ी ताकत देखने को मिली है, एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। तो भारत में ये जन आंदोलन की तैयारी है, दुश्मन जितना भी ये ऐसा काम करेगा तो उतना ही उनके सामने संकट आने वाला है आने वाले समय में। सर, हम जब फील्ड में निकलते हैं, फील्ड में जब हम जाते हैं, पब्लिक के बीच में पब्लिक ओपिनियन लेने जाते हैं इस मुद्दे पर, प्राइवेटाइज़ेशन के मुद्दे पर, तो हमें पता ये चलता है कि जनता के ऊपर अ, अनजाने में ही वो नियम थोप दिए जाते हैं, कानून थोप दिए जाते हैं और ना जानकारी में ही उसको सारे परिणाम भुगतने पड़ते हैं। जैसे अभी जब हम फील्ड में गए तो पता चला कि ₹6 यूनिट पर बिजली है और जब ये प्राइवेट हो जाएगा तो उसको ₹16 पर यूनिट मिलेगा। तो जनता तो बिल्कुल अनजान है सर, पब्लिक बिल्कुल अननोन है। ये बड़ी समस्या फील्ड में निर्माण हो गई है। क्या बोलेंगे सर? विरोध जी, ये रेवड़ियाँ बाँटने का कार्यक्रम सत्ताधारी दलों के द्वारा किया जाता है। इससे पहले रिलायंस कंपनी नाम की एक कंपनी ने चंद रुपयों में केवल 1-1 रुपए में मोबाइल बाँटने का काम किया और फ्री में सिम बाँटने का काम किया खैरात में। आज रिलायंस कंपनी का जो अ अ, न रिचार्ज है, रिचार्ज प्लान है, वो कोई भी ₹300 से कम नहीं है। अगर आपको इंटरनेट चलाना है तो ₹300 से ₹299 से कोई भी कम नहीं है। 350 तक है महीने का और वो महीना भी नहीं है, उसमें भी 2 दिन कट ऑफ कर लेते हैं ये लोग, जो 28 ही दिन का केवल मामला है। तो धीरे-धीरे करके लोगों को फ्री में खाने की आदत डालते हैं। वो आप देखते होंगे एक अमरीश पुरी की फ़िल्म आई थी, तो वो ऐसे ही उनको आदत डाल रहा था खिलाने के लिए। तो धीरे-धीरे करके उनको जब आदत पड़ जाती है, चाहे वो 5 किलो राशन की आदत हो, तो ये निकम्मा और नकारा बनाने का कार्यक्रम है। एक तरफ तो बीजेपी गवर्नमेंट ये कहती है, उसके लीडर्स कहते हैं कि हम भारत के आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं। दूसरी तरफ भारत में आज की तारीख में अरबों-खरबों रुपए का कर्जा है। ये कर्ज लेकर के भारत की प्रजा को कर्जदार बना रहे हैं और उनको मुफ्त में राशन खिलाने का काम कर रहे हैं। ये नकारा निकम्मा बनाने का कार्यक्रम है सरकार का। ये आत्मनिर्भर बनाने का नहीं है, बल्कि खुद पर निर्भर करने का मामला है। आज अगर इन युवाओं को रोज़गार दिया जाए, तो उससे भारत का रेवेन्यू बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी। जीडीपी बढ़ेगी तो देश तरक्की करेगा, मगर ये तो कर्जे पे कर्जा लिए जा रहे हैं, जितना कर्जा 10 साल पहले था, उससे कम से कम 10 गुना ज़्यादा कर्जा अभी भी ये 10 साल में 10-12 साल में बीजेपी सरकार ने लिया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है चिंतनीय विषय है। ये जब तक रहेंगे, तब तक कर्ज में डुबाते रहेंगे देश को और दूसरी भी एक चीज़ देखने को मिली है कि आज अलग-अलग छोटी-छोटी कंपनियाँ बना करके तमाम जो है हर एक व्यक्ति के ग्रुप में, समूह में लोन बाँटने का काम है। खैरात में लोन बाँटे जा रहे हैं। आदमी को 2 वक़्त की रोटी खाने के लिए नहीं है, स्वाभिमान के साथ में ज़िंदा रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। वो ये देखता है कि 15 दिन के अंदर मेरी किस्त आने वाली है, तो उस किस्त को कैसे चुकता करूँ मैं? महिलाओं को एंगेज कर दिया है। लोग अपनी लाज शर्म बचाने के लिए पता नहीं कहाँ-कहाँ से एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेते हैं और फिर सारी ज़िंदगी उसमें जो है सारा उलझा के रख दिया है। कहाँ अपने बच्चों की तरक्की के बारे में सोचेंगे? कहाँ शांति रहेगी उनके दिलो-दिमाग में? तो ये पूरी तरीके से बर्बाद करने का मामला है और ये बर्बाद करके ही छोड़ेंगे देश को। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके मूल्यवासी बहुजन समाज को भारत के जो वाशिंदे लोग हैं, उनको इकट्ठा होकर के एक साथ इस विद्रोह करने के लिए, जन आंदोलन करने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी के साथ में जुड़ना होगा। हम आप लोगों के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। समय-समय पर बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। अभी 9 तारीख को 9 अप्रैल को बहुत बड़ा जन विद्रोह होने की स्थिति में है अभी। आप इस तरीके से कह सकते हैं कि जेल भरो आंदोलन है। उसमें 3 बड़े राष्ट्रीय मुद्दे हैं। एक तो बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो अपमान किया गया था
भरी संसद के अंदर में अमित शाह जी के द्वारा, तो उस अपमान के विरोध में, उस आक्रोश में जेल जाने के लिए करोड़ों लोग तैयार हो रहे हैं। दूसरा एक नेशनल लेवल का मुद्दा, ओबीसी की जाति जनगणना सरकार नहीं करा रही है। कांग्रेस ने भी उस पर रुकावट डालने का काम किया, बीजेपी गवर्नमेंट भी नहीं करा रही है। और तीसरा बड़ा मुद्दा है देश के, भारत के लोकतंत्र को खत्म करने वाला जो राक्षस है ईवीएम, इस ईवीएम नाम के राक्षस को कैसे हटाना है, बैलेट पेपर लाने के लिए करोड़ों लोग जेल जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा उपद्रव देखने को मिलेगा संविधान और कानून के दायरे में रह करके, क्योंकि जनता की जनहित में जेल जाने के लिए लोग, करोड़ों लोग तैयार हो रहे हैं। जनता की आवाज को दबाया जा रहा है, जनता की समस्याएं खड़ी की जा रही हैं। यूपी पीसीएल का भी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मुद्दा है। बिहार में जो बिहार सर्विस कमीशन का मामला है, उसका भी ये मुद्दा देखने को मिला बड़े पैमाने पर। यहाँ हजारों युवाओं का, लाखों युवाओं का भविष्य चौपट करने का मामला है। तो इसी तरीके से अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग समस्याएं हैं। विशेष तौर पर नेशनल लेवल पर ये 3 बातों को लेकर के अभी करोड़ों लोग जेल जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो इसका हम लोग बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से समर्थन करते हैं और पहल करके हम लोग इस काम में आगे बढ़ेंगे। एक सवाल सर काफ़ी दिन से दिमाग में घूम रहा है कि जी, कंटिन्यू। जी। एक सवाल सर काफ़ी दिन से दिमाग में घूम रहा है कि सरकारें जनता के वोट से चुनी जाती हैं, मगर वो जनता का कार्य उतनी जनता की हितैषी ना होकर के प्राइवेट सेक्टर्स के प्राइवेट लोगों की हितैषी बन जाती हैं। सर क्या निदान है इसका? हाँ, ये बात सही है, क्योंकि जनता को खरीदने के लिए वो प्राइवेट कंपनियों से ही, चाहे टाटा, बिरला, अदानी, अंबानी, डालमिया जैसे जो लोग हैं, जो इस देश को लूटते चले आए हैं और सरकारें लुटवाती चली आई है, उन्हीं लोगों से चुनाव लड़ने के लिए, वोटों को खरीदने के लिए वो लोग पैसा लेते हैं और सरकार जब बन जाती है, तो फिर उन्हीं के फेवर में सारे कानून बनाते हैं, उन्हीं का कर्जा माफ करते हैं। पहले तो सरकार उनको लोन दिलवाने का काम करती है कंपनियों के बहाने, और जब अरबों खरबों रुपए लोन में जब वो दब जाते हैं, तो उनसे लोन को सेटलमेंट प्लान के तहत जो है, कुछ ही रुपयों में जो है, चंद रुपयों में उस लोन को, सारा कर्जा को माफ करते हैं। अगर एक तरफ तो किसान जो है अगर 10,000 रुपए लोन ले दे, तो उसके घर की कुर्की कर लेते हैं ये लोग जो है। और दूसरी तरफ हजारों करोड़ रुपए उद्योगपति पूंजीपतियों को माफ करने का काम करते हैं सेटलमेंट योजना के तहत, क्योंकि वही चुनाव लड़ने के लिए उनको करोड़ रुपया देते हैं, पानी की तरह बहाते हैं। तो ये सारा मामला है और उन्हीं गरीब-गुरबे लोगों का जो है, उन्हीं पैसों से, जो काला धन है, उससे ये पैसा, उस पैसे से ये जो है ज़हर पिलाते हैं, शराब पिलाते हैं, दारू मुर्गा खिलाते हैं। लोगों को वही आदत गंदी डाल करके उनको जो है सारा भविष्य चौपट करने का सारा कार्यक्रम है। इसीलिए ये निजीकरण में ज़्यादा जो है सरकारी संपत्तियों को बेचने का काम कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए उनसे ही पैसा लेते हैं ये लोग। तो पूरी तरीके से देश को बर्बाद करने का काम इन लोगों ने किया है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी भी उतनी ही ज़िम्मेदार है, जितनी आज की तारीख में बीजेपी है। और ये एक ही शासक जाति के लोग हैं, इनसे जितना जल्दी हो सके भारत की प्रजा को छुटकारा लेना चाहिए और भारत में जो सच्ची ईमानदारी से लड़ाई लड़ने वाली, आप लोगों को शासन करती जमात बनाने के लिए जो पार्टी काम कर रही है, मेरा निवेदन है कि बहुजन मुक्ति पार्टी के साथ में उनको जुड़ना चाहिए। और उसके लिए हम लोगों ने ये प्लान बनाया है कि अभी जनवरी माह में हम लोग भारत के सभी राज्यों में, 20 से 22 राज्यों में सारा जो जिला इकाई है उनका गठन कर रहे हैं और उसके बाद फिर अप्रैल का फरवरी का जो पूरा महीना है, विधानसभा कमेटियों का गठन करेंगे और उसके बाद में बूथ लेवल तक पूरा 31 मार्च तक सारा सिलसिला हमारा चलेगा। तो बिजली विभाग के कर्मचारी जिससे ज़्यादा पीड़ित है, हम तो उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं पहल करके। उन लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि भारत में या उत्तर प्रदेश की मैं बात करूँ तो सत्ताधारी दल तो उनके सारा भविष्य बर्बाद कर ही रही है, लेकिन विपक्षी पार्टी की, मुख्य विपक्षी की पार्टी की हैसियत में जो समाजवादी पार्टी है, वो भी उनकी बात नहीं कर रही है। तो उन कर्मचारी अधिकारियों को सोचना चाहिए कि जब चुनाव आए तो इन लोगों को सबक सिखाना चाहिए और जो इनके हित की बात कर रहा है उसके साथ में उनका समर्थन करना चाहिए, जो हम लोग उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं।
सर एक नोटिफिकेशन हालिया में प्रकाश में आया है कि एक तरफ तो सरकार जो है यूपीपीसीएल का निजीकरण कर रही है, दूसरी तरफ कर्मचारी अधिकारियों को 6 महीने तक के लिए आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण का हवाला देते हुए प्रतिबद्ध कर दिया है कि आप अपनी बात नहीं रख सकते सर। उनकी अभिव्यक्ति की आजादी को भी समाप्त कर दिया गया है। क्या बोलेंगे? ये आर्टिकल 19 का उल्लंघन करने का काम कर रहे हैं। वो तो देश के संविधान को ही नहीं मान रहे हैं ना। वो तो कह रहे हैं कि आप 400 पार कराओ, हम देश के संविधान को बदल देंगे। ये देशद्रोही लोग हैं। ये सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं, जो संविधान का द्रोह कर रहे हैं, ये देशद्रोही लोग हैं, संविधान द्रोही लोग हैं। और संविधान द्रोही देशद्रोहियों की सजा जो है वो फांसी की सजा होती है। जब हमको अवसर मिलेगा तो निश्चित तौर पर इनको फांसी पर लटकाएंगे। अवसर हमको मिलेगा, गारंटी से मिलेगा। देश की जनता हमारे ये साथ में है, हम उनके मुद्दों को उठा रहे हैं। जनता में जब हम जाते हैं तो जनता एक सवाल हमसे पूछती है कि हमारा जो 50 साल के लिए सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन है, वो समाप्त किया जा रहा है प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से, आरक्षण समाप्त करके इस तरीके से, और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन जो है वो चुप्पी साधे हुए है। ये सवाल जनता की तरफ से पूछा जाता है हम लोग से। क्या बोलेंगे सर? हाँ, ये बात सही है। इस बारे में तो वो क्या है कि जो खास तौर पर एससी, एसटी, ओबीसी के जो प्रतिनिधि हैं, इन एससी, एसटी, ओबीसी के प्रतिनिधियों को बीजेपी, कांग्रेस खस्सी करके ही टिकट देती है। ये जनता की आवाज ना उठाएं भविष्य में, उनको पहले ही ये चुप रहने के लिए ही उनको टिकट दिया जाता है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा जाए तो उन्होंने स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये ड्राइव इन कैटल है, हाके जाने वाले जानवरों के समान है ये लोग। स्टूज है, स्टूल है, टूल, स्टूज, ड्राइव इन कैटल जैसे शब्दों से एजेंट ऑफ द कास्ट हिंदूज, ये जो जो शब्द बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रयोग किए हैं कि ये सबड़ जातियों के औजार है, पिट्ठू है, पिछलग्गू है, दलाल है। तो ये इसमें कंपटीशन कराने का काम करती हैं कि कौन समाज की सबसे जबरदस्त, सबसे बढ़िया दलाली करता है, ऐसे दलाल को वो टिकट देने का काम करती हैं। तो ये वास्तविक जनता के प्रतिनिधि नहीं है, अपने समाज के प्रति जवाबदेही लोग नहीं है ये। ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर ने लिख के रखा हुआ है। ये केवल अपने आकाओं के प्रति जवाबदेही है जो इनको टिकट देने का काम करते हैं। तो ऐसे जो दलाल किस्म के लोग हैं, इनको भी जनता भविष्य में सबक सिखाएगी और उनको चुन करके ना भेजने का काम करेगी। और वास्तविक प्रतिनिधि जो समाज के लिए लड़ रहे हैं, आपके मुद्दों की बात कर रहे हैं, आपके हक हकूक की अधिकारों की बात कर रहे हैं, संवैधानिक जो मौलिक अधिकार आपको मिले हुए हैं, उनकी जो लड़ाई लड़ने वाले काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को जनता चुनने के काम करे। लेकिन वास्तविक बात यह है कि जनता चुनना तो चाहती है, जनता इसके पक्ष में है कि हम वास्तविक प्रतिनिधि चुने, मगर ईवीएम नाम का जो राक्षस है उससे वो चुन नहीं पाते हैं। उनके वोटों की चोरी होती है, डकैती होती है, लूटा जाता है वोटों को, और तब जाकर के वो ईवीएम के द्वारा चुने हुए जो लोग हैं, वो लोग उनके विरोध में सारा मामला बनाते हैं। अगर यही चुनाव जो है बैलेट पेपर से हो जाए तो निश्चित तौर पर एक बड़ी क्रांति भारत में देखने को मिल सकती है। बैलेट पेपर के बारे में जो दुष्प्रचार करने का काम दुश्मन करता है आज की तारीख में, उनका ये कहना है कि इससे बहुत ज्यादा समय लगने वाला है। अरे अमेरिका में 3 महीने का समय लग गया, 2 महीने का समय लग गया, क्या है? भारत का दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। तो जहां लोगों के हक हकूक की बात है, जहां अधिकारों की बात है, तो 2 महीने का समय लगे, 3 महीने का, अभी भी कौन सा कम समय लगने वाला है? आप चुनाव में 3-3 महीने का समय लगा लेते हो, शुरू से लेकर के 7 चरणों में चुनाव हो रहा है, 8 चरणों में चुनाव हो रहा है, 6 चरणों में चुनाव हो रहा है, 5 चरणों में चुनाव हो रहा है। ये सब क्या है? तो और सही 1 महीना, उसमें 15 दिन और एक्स्ट्रा सही। ईवीएम के बारे में ये कहते हैं कि ये बहुत बैकवर्ड तरीका है, बहुत पीछे रह गया है। अरे तो जो विकसित कंट्री है, जो एडवांस कंट्री है, वो तो उसी बैकवर्ड तरीका का ही अपना करके, जो उनको ईवीएम पे यकीन नहीं है, अमेरिका जैसा है जो देश है, इंग्लैंड है, जो विकसित कंट्री है, वो लोग इसका इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। और जहां तक बूथ कैप्चरिंग की बात है, वोटों के मतपेटियों को लूटने की बात है, तो टीएन शेषन के कार्यकाल को याद कर लेना चाहिए इन लोगों को। भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है चुनाव आयोग के इतिहास में। टीएन शेषन का जो कार्यकाल है, उन्होंने अपने समय में
जो भी उपद्रवी है, जो भी लूट खसूट करने वाले लोग हैं या बंदूक की नोक पर जो लोग वोट डलवाने का काम करते थे, डराने का, धमकाने का काम करते थे, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं होने देते थे, ऐसे लोगों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया था उन्होंने। भारत का ऐसा ग्रेट जो है जो चुनाव आयुक्त हुए, मुख्य चुनाव आयुक्त हुए, तो अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने, ये तो लुटवाते हैं। और जो है बीजेपी के अंदर में तो अधिकारियों के ऊपर में दबाव बनाया जाता है कि जीते हुए कैंडिडेटों को हारे हुए कैंडिडेट घोषित करने का, उनको सर्टिफिकेट नहीं देने का, और हारे हुए जो गुंडे किस्म के लोग हैं उनको सर्टिफिकेट पकड़ाने का काम करते हैं। तो कई सारा चुनाव मीडिया के माध्यम से बहुत सारी चीज सामने आई। मतलब जो आदमी आगे चल रहा है, लास्ट तक आगे चल रहा है, और आगे चलने के बाद में उधर से फोन आते हैं, मुख्यमंत्री के फोन आते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आते हैं, और ये तो सारा सब जगजाहिर हो गया ना। आपने देखा होगा कांग्रेस के लोगों ने आरोप लगाए बीजेपी के लोगों के ऊपर में, तो ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले जो काम कांग्रेस करती थी, कांग्रेस भी वही काम करती थी कि इसको हराना है भाई, ये सर्टिफिकेट देना ही होगा, अगर आपको जिंदा रहना है तो। मारने तक की धमकी मिलती है लोगों को। न्यायपालिका तक के अंदर में तमाम न्यायाधीशों को निपटाने का काम किया इस बीजेपी गवर्नमेंट में। आपने देखा किस तरीके से जो है जस्टिस लोया का क्या हुआ, यही ना हुआ। या तो उनके फेवर में सारा मामला करो, नहीं तो तुम जान से जाओ फिर। तो ये सारा सत्ता का दुरुपयोग है, इसको भविष्य में कभी भी माफ नहीं किया जा सकता है। पब्लिक के आगे, जनता की अदालत के आगे कोई भी टिकने वाला नहीं है। इसके लिए इन लोगों को जो जैसी जैसी जिसकी करनी होगी वैसी उसको भरनी होगी। तो इनका अंत जो होता है वो बहुत बुरा होता है। ये अपने बुरे अंत के लिए तैयार रहे। अगर ये जनता के साथ चीटिंग करेंगे, ये देश के साथ गद्दारी करेंगे, तो इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है। इसका हश्र आपने देखा होगा, इंदिरा गांधी ने बुरा किया तो उसके साथ में अच्छा नहीं हुआ, बहुत बुरी मौत मरी। अटल बिहारी वाजपेयी ने लोगों के साथ में बुरा किया तो उसकी मौत बहुत भयंकर हुई, कीड़े पड़ के मरे ऐसे लोग जो है। राजीव गांधी को देखा आपने किस तरीके से एक बेवा औरत ने, जिस जो लिट्टे के संगठन में वहां हुआ था श्रीलंका, जिसको भेजा गया था, वो मारा गया, तो उसकी बेवा औरत ने जो उसको छाती में बम बांध करके उसको उड़ाने का काम किया। तो ऐसे लोगों का जो बहुत बुरा हाल होता है साथियों, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो लोग जनता के साथ में बुरा करेंगे उनका कभी भी भला होने वाला नहीं है। ये इनको सोचना चाहिए, अपने बुरे अंत के लिए तैयार रहना चाहिए इन लोगों को। सर हमारे माध्यम से प्रदेश की जनता और जो हमारे जो सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, उनके लिए क्या संदेश होगा सर आपकी तरफ से? वही मैंने आपको बताया। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को यही कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप वास्तविक प्रतिनिधि चुनने का काम करो। भविष्य में आपके पास अवसर मिलेगा, और चुनाव ही केवल एकमात्र रास्ता नहीं है, बल्कि जन आंदोलन के लिए पब्लिक को तैयार होने की जरूरत है। जन जन तक अपने मुद्दों को संगठित रूप से ही, संगठित शक्ति के माध्यम से ही आप अपनी पीढ़ियों को बचा सकते हैं, वरना बर्बाद करने के लिए, खोने के लिए अभी आपके पास कुछ बचा नहीं है। बहुत कुछ हो गया, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है, इसको अभी भी बचाया जा सकता है। तो आप लोग सही सच्चे नुमाइंदों के साथ में खड़े हो जाइए इस लड़ाई में। जेल भरो आंदोलन हो, चाहे वो भारत बंद का ऐलान हो, इन तमाम जो जनहित के मुद्दों को लेकर के जो लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं उनके साथ खड़ा होना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं न केवल उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को, बिजली विभाग के लोगों को ये कहना चाहूंगा कि आप लोगों को सच्चे नुमाइंदों का साथ देना चाहिए, अच्छे लोगों का साथ देना चाहिए। जो गंदे भ्रष्ट किस्म के लोग हैं, जो भ्रष्टाचार की खान है, अभी आपने देखा होगा कि 20-20 किलो, 24-24 किलो सोना मिल रहा है बीजेपी के सांसदों के, विधायकों के घरों से, करोड़ों रुपया मिल रहा है। आज की न्यूज में देख रहा था। तो ये क्या है, कहां से आ रहा है? ये भ्रष्टाचार की खान है ये लोग। इतनी भ्रष्ट लोग जो है कहीं पर नहीं पाए जाएंगे जितना कि आज बीजेपी के अंदर में है। तो एक मामूली से विधायक सांसदों के अंदर में करोड़ों रुपया और गोल्ड जैसे उनके घर में पैदा हो रहा हो कोई, इस तरीके से जो है ये मामला बन के आ रहा है। तो ये लुटेरे लोग हैं। जमानत नहीं होनी चाहिए ऐसे लोगों की।
डकैती पड़ रही है देश के अंदर में। 5 साल के अंदर में एक सांसद विधायक के पास में इतना खरबों रुपया हो जाता है, कहां से आता है ये? जनहित में लगाने की बजाय उसको केवल अपने घरों को भरने का काम करते हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा केवल कि आप लोग जो है सही लोगों के साथ में खड़े हो जाइए। नौकरी आपको करनी है, आपको गुलामी क्यों कर रहे हो भाई? आपको शान के साथ में, पूरा संवैधानिक अधिकारों के साथ में, पूरी इज्जत के साथ में नौकरी करो, सरकार अपनी बनाओ और अपनी सरकार में पूरे सर उठा करके जियो, गुलामी मत करो। नौकरी आपको फिर भी करनी है, जब सत्ता परिवर्तन होगा, सत्ता अच्छे लोगों के हाथ में आएगी, नौकरी आपको तब भी करनी है, मगर उस समय जो करोगे वो खुददारी के साथ में, पूरी शान और शौकत के साथ में आपको संवैधानिक तौर पे काम करने का अवसर मिलेगा। लेकिन इस समय जो आपको घुट घुट करके जीने की जरूरत नहीं है, अपनी जी, आवाज बहुत-बहुत उठाना धन्यवाद सर। चाहिए। संगठन संगठन बनाने का अधिकार जो है संविधान ने कर्मचारियों को भी दिया है, वो संवैधानिक दायरे में रह करके अपनी बात को उठाए, हम उनके साथ खड़े हुए हैं। ओके सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।